हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ्स पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो ये जो पेपर है ये फरवरी 2014 वाला पेपर है। तो इसमें जो भी मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? पहला विकल्प है गणित के संकीर्ण उद्देश्यों यानी लक्ष्यों की। दूसरा है गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की। तीसरा है गणित के अनुप्रयोग की। और चौथा है गणित के उच्च उद्देश्यों की। तो एनसीएफ 2005 में यह उल्लेख किया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो महत्वाकांक्षी से तात्पर्य है गणित के उच्च उद्देश्यों यानी लक्ष्यों की। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त वस्तुओं द्वारा दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि रंगों की डिब्बों में क्रेयॉनों की कुल संख्या सम है अथवा विषम। उनकी गणित की कॉपी में कागजों की संख्या सम है अथवा विषम। क्रेयॉनों पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य। पहला विकल्प है अधिगम के लिए मूल्यांकन है। दूसरा है अधिगम के रूप में मूल्यांकन है। तीसरा है अधिगम के अंत में मूल्यांकन है। और चौथा है अधिगम का मूल्यांकन है। तो प्रश्न में कहा गया है कि सम और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त वस्तुओं द्वारा दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया है। और उसके पश्चात ये जांच की जा रही है। जांच करने के लिए कहा जा रहा है कि रंगों की डिब्बों में क्रेयॉनों की संख्या, उनकी कॉपी में कागजों की संख्या। तो यह कार्य जो है अधिगम के लिए मूल्यांकन है। पहला विकल्प इसमें सही है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो अधिगम के लिए जो मूल्यांकन होता है यह प्रत्येक छात्र की क्षमता और आवश्यकता के क्षेत्रों की पहचान करके सभी शिक्षार्थियों के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा अधिगम के रूप में मूल्यांकन क्या होता है? अधिगम के रूप में मूल्यांकन होता है कि आकलन तभी शुरू होता है जब छात्र निर्देश के लक्ष्यों और प्रदर्शन के मानदंडों से अवगत हो जाते हैं। अधिगम के अंत में मूल्यांकन क्या होता है? तो यह एक योगात्मक आकलन है जो पाठ्यक्रम के अंत में आयोजित किया जाता है। यानी कि पाठ्यक्रम संपूर्ण जब हो जाता है उसके अंत में अधिगम के अंत में मूल्यांकन किया जाता है। अधिगम का मूल्यांकन क्या है? तो अधिगम का मूल्यांकन उन आकलों को संदर्भित करता है जो मौखिक, प्रदर्शन और लिखित या इनमें से दो या अधिक रूपों का संयोजन होता है। तो ऐसा मूल्यांकन कहलाता है अधिगम का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 में व्यकलन के प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्याम पट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। इस अभ्यास का उद्देश्य, पहला विकल्प है संकलन और व्यकलन की कुशलता को प्रबल करना। दूसरा है संकलित मूल्यांकन। तीसरा है छात्रों के लिए मज़ेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना। और चौथा है मस्तिष्क का गणितीकरण। तो शिक्षक ने पहले क्या किया? व्यकलन यानी घटाने के प्रचालन की व्याख्या की। उसके बाद इस चित्र में खाली वृत्तों को भरने के लिए कहा। तो इसका उद्देश्य है कि संकलन और व्यकलन की कुशलता को प्रबल करना। पहला विकल्प इसमें सही है।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है। पहला विकल्प है शिक्षार्थी के ज्ञान की, दूसरा है शिक्षार्थी के समझ यानी बोधगम्यता की, तीसरा है शिक्षार्थी की सृजनता की और चौथा है शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति की। तो चित्र में आयत पूछे गए हैं, यानी कि यह जो प्रश्न है शिक्षार्थी के समझ यानी बोधगम्यता की जांच कर रहा है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है? पहला विकल्प है कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत यानी सुराग दिए गए हों। दूसरा है कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। कक्षा में संख्या और प्रचालन विषय पर अंतरावर्ग पहेली प्रतियोगिता आयोजित करना और चौथा है कोई कार्य पत्रक जिसमें 4 मूल प्रचालनों पर समस्याएं ज्ञात कीजिए जैसे इस प्रकार दी गई हो। तो कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए पूछा गया है। दूसरा विकल्प सही होगा, कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। पहला विकल्प है 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना। दूसरा है गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण। तीसरा है गुणन पर आधारित शब्द समस्या और चौथा है 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। तो गुणन की अनुमोदित मूल संकल्पना पूछी गई है। गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है। पहला विकल्प है सोचने के उच्च स्तर को, दूसरा है विश्लेषणात्मक सोच को, तीसरा है त्रिविमीय आकाशीय सोच को और चौथा है सोचने के निम्न स्तर को। तो भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा है। तो यह प्रश्न सोचने के निम्न स्तर की ओर संकेत करता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, किसी अभ्यास प्रश्न में था PQ तथा RS रेखाखंडों की लंबाई मापिए। बच्चे ने उत्तर दिया AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर। यह संकेत करता है। पहला विकल्प है संकल्पनात्मक त्रुटि को, दूसरा है कार्य विधिक त्रुटि को, तीसरा है रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि को और चौथा है पढ़ने की त्रुटि को। तो बच्चे ने सही मापा है लेकिन रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत है और यही उसने त्रुटि की है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद में मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी। पहला विकल्प है छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने। दूसरा है परियोजना उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा देने। तीसरा है कक्षा को आनंदमय और अव्यक्तिशील बनाने और चौथा है छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने। तो शिक्षिका ने क्या कहा है, समाचार पत्र वितरित किया है और छात्रों को से सबसे बाद में मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट स्कोर को पढ़ने के लिए कहा है।
तो शिक्षिका का प्रयास है छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पना के बीच संबंध बनाने में सहायता करने की। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं। दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा। इस तरीके से उसने लिखकर दिखाया है। दिल्ली में कुल 336 प्लस 127 बराबर 463 बस स्टॉप हैं। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा? पहला विकल्प है, छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। दूसरा है, छात्र समस्या को समझने और उस विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। तीसरा है, छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई, उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। और चौथा है, छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता। तो छात्र ने इस प्रकार से लिखा है, तो छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा: 30 6 40 8 408 40 10। पढ़ने में त्रुटि का कारण है कि पहला विकल्प है, छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ लगती है। दूसरा है, छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। तीसरा है, छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। और चौथा है, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, इसीलिए वह गलत पढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का प्राचल होगा। पहला विकल्प है, केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना। दूसरा है, अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना। आधा घंटा अधिक चौथाई घंटा अधिक चौथाई घंटा कम। AM PM की संकल्पना मिनट और सेकंड में सम। तीसरा विकल्प है, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। AM और PM की संकल्पना। और चौथा है, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। तो कक्षा 4 के लिए पूछा गया है। दूसरा विकल्प सही है, अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना। आधा घंटा अधिक चौथाई घंटा अधिक चौथाई घंटा कम। AM PM की संकल्पना मिनट और सेकंड में संबंध। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। पहला विकल्प है, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। दूसरा है, गणित के खेलों का सृजन। तीसरा है, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना। और चौथा है, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो NCF 2005 में गणित की लंबी आकृति संकेत करती है कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 बराबर। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। पहला विकल्प है, 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। दूसरा है, 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो। तीसरा है, कोई 2 ऐसी संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। और चौथा है, 5 और 3 का योग क्या है। मुक्त अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं जिसके एक से अधिक उत्तर हों। इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। अगला प्रश्न है, फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गईं। 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी गई हैं।
और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को पढ़ा सकता है? पहला विकल्प है अन्य की सहायता करना, दूसरा है अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी, तीसरा है पुस्तकों की अच्छी देखभाल और चौथा है सहयोग की संवेदनशीलता। तो शिक्षक इस प्रश्न द्वारा पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना पढ़ा सकता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो ये जो पेपर था ये फरवरी 2014 वाला पेपर था। इसमें जो भी मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन थे उनको मैंने सॉल्व करवा दिया है। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।